So in this video, we will again continue class 11th economics NCERT book which is Indian Economic Development and इसका चैप्टर 2 हम लोग कवर करेंगे. चैप्टर 1 को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था. सो अगर आपने इसको नहीं देखा है देन यू कैन गो एंड वॉच. एंड अगर आप इसको डायरेक्टली कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं. चैप्टर 2 का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 तक. एक बार इंट्रो देख लो इसका, क्या क्या इसमें कहा गया है इस चैप्टर में. तो फर्स्ट इसमें देखो कहा जा रहा है कि ऑन 15 अगस्त 1947. अच्छा, बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको देखने के लिए फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम बेसिकली मिली तो इंडिया किस हालत में मिला था, उस समय उसके इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी. उसके बाद से इस चैप्टर में उस कहानी को कंटिन्यू किया गया है. तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर को देखकर इसको आएंगे तो एक फ्लो में आपको ये चीज़ फ्लॉलेसली आपको समझ में आ जाएगा. बट चलो कंटिन्यू करते हैं इसको. तो आगे फर्स्ट चैप्टर के बाद इसमें कंटिन्यू किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हमें मिल गई, इंडिपेंडेंस हमें मिल गया. ठीक है, इंडिया ने इंडिपेंडेंस को गेन किया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गेन की ऑफ व्हाट, ऑफ नेशन बिल्डिंग बेगन यहाँ से शुरू हुआ. मतलब कि अब है कि आपने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा बुरा भला हमने कह लिया उसको कि अंग्रेजों ने ये किया वो किया वो किया. अंग्रेज यहाँ से भाग लिए, अंग्रेजों ने ये देश आपको सौंप दिया खुद को. तो अब जिम्मेदारी किसके हाथ में आ गई, आपके हाथ में आ गई. अब देखेंगे कि आप क्या करते हैं, कितना डेवलप करते हैं इस कंट्री को. ठीक है, अब अंग्रेज मजे से बैठ के देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि आप क्या करते हो. मतलब एक कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ. तो द लीडर हैड टू चूज द इकोनॉमिक सिस्टम that would promote the welfare of all the citizen rather than just a few. तो अब जो यहाँ के लीडर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, फोर फादर थे, उनको एक चुनाव करना था. उनको क्या था, एक चूज करना था एक इकोनॉमिक सिस्टम को. इकोनॉमिक सिस्टम बहुत सारे हैं, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, बाकी मिक्स्ड है, ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरह का एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाए जो लार्जर सेक्शन ऑफ सिटीजन है, जो देश की अधिकांश जनसंख्या है, फिर पूरी जो जनसंख्या है, पूरे जो लोग हैं यहाँ के इंडिया के, उसके वेलफेयर को प्रमोट करे, ना कि कुछ लोगों के ये वेलफेयर को प्रमोट करे. ठीक है, तो इसके कारण से उस समय के देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अट्रैक्टेड टू सोशलिज्म. ही डिड नॉट सपोर्ट द सोवियत मॉडल वेयर द गवर्नमेंट ऑन ऑल प्रॉपर्टी. रादर Pandit Jawaharlal Nehru was attracted to a socialism. He was himself a socialist, but still he did not supported or not implemented Soviet model of socialism in India. Rather, he have choose mixed economic system in India. मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में बेसिकली क्या था कि उन्होंने आपका सोशलिज्म, सोवियत मॉडल का जो भी मॉडल था उसके कुछ एस्पेक्ट लागू किए इंडिया में, साथ में जो अमेरिकन मॉडल का जो कैपिटलिज्म था उसके कुछ मॉडल इंडिया में लागू किए. एक दोनों का मिक्सचर, मिक्स अप्रोच अपनाया, जिसको हम लोग मिक्स सिस्टम बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं. सो इंडिया ऑप्टेड फॉर अ सिस्टम दैट कंबाइंड द बेस्ट फीचर ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म. This meant India would be a socialist society with a stronger public sector, but would also allow for private property for democracy. अभी तीनों जो है इकोनॉमिक सिस्टम उसको देख लेंगे क्या होता है उसमें. ठीक है, कि कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी किस में एग्जिस्ट करती है, किस में नहीं करती, कैपिटलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में क्या होता है और मिक्स में क्या होता है. यहाँ पे बस ये आप फोकस करो कि इंडिया ने क्या किया कि सोशलिज्म को अपनाया नहीं, कैपिटलिज्म को अपनाया नहीं, दोनों से अच्छे अच्छे एलिमेंट निकाल लिए और बोला कि हम अब एक मिक्स अप्रोच जो है वो अपनाएंगे, और वो अपनाया. उसके बाद 1950 में प्लानिंग के लिए एक ये भी सोवियत मॉडल का ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको अपनाना हुआ, क्योंकि वहाँ पे ये एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता था प्लानिंग के लिए 5 ईयर प्लान टाइप पे. तो इंडिया ने भी क्या किया कि हमने 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए बेसिकली एक बॉडी जो है वो क्रिएट की 1950 में. उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो गई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो आपका वहाँ पे नीति आयोग वो लेकर के आए. तो बट अर्लियर इंडिया ने आज़ादी के बाद की हम बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के बाद की, तो प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लानिंग के लिए अपनाया गया. और इसका जो चेयरमैन होता था वो होता था कौन, प्राइम मिनिस्टर होता था. आज भी जो नीति आयोग का भी चेयरमैन होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है बेसिकली.
तो ये चीज़ें हुई, प्लानिंग कमीशन हमने क्रिएट किया। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमने बोला कि हम लोग अगले स्लाइड्स में देखेंगे। सो एवरी सोसाइटी मस्ट आंसर 3 क्वेश्चन। इसी 3 क्वेश्चन के आंसर से कोई भी पर्सन, कोई भी जो चीज़ है वो जज कर पाएगी कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है सोसाइटी का वो क्या है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या फिर मिक्स्ड है। वो 3 क्वेश्चन क्या है? वो है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। अगर आपने प्रोड्यूस कर लिया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होगा, किन को देंगे, किस बेसिस पे देंगे। ठीक है, इसी 3 चीज का आंसर जो है वो देता है आपका कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे कैपिटलिज्म देखते हैं, कैपिटलिज्म में क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका मार्केट। हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी डिसाइड करता है आपका मार्केट। मार्केट का मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस होगी, जिस चीज का डिमांड होगा वो प्रोड्यूस करेंगे, खत्म बात। कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो भी डिसाइड करेगा कौन? मार्केट। एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट गुड, वो भी डिसाइड करेगा कौन? मार्केट। यानी कि जो लोग खरीद पाएंगे उस चीज को, अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? जिसके पास पैसा होगा उस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो पैसे दे सकता है उस प्रोडक्ट के लिए उसको करेंगे। यानी कि इसमें तीनों फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है कौन? वो करता है मार्केट। इसीलिए कैपिटलिज्म को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। सो द प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड एंड गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर। टंग स्लिप हो तो माइंड मत कीजिएगा, वो बीच में टंग जो है बहुत ज़्यादा लेक्चर रहने के बाद वो है वो सूख जाता है बिल्कुल, तो जस्ट इग्नोर दिस थिंग। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो प्रोडक्शन किस चीज़ पे किया जाएगा? जिसकी मार्केट में डिमांड होगी उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, और जब प्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका परचेजिंग पावर के बेसिस पे होगा कि किसके पास पे करने की एबिलिटी है उसको जो है वो प्रोड्यूस किया गया गुड्स मिलेगा। जिसके पास पे करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी उसको नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई पुअर होगा बेचारा, उसको नहीं मिलेगा। जो कुछ भी, कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस हुई है, मोबाइल फ़ोन से लेकर के फूड से लेकर के बाकी सारी चीज़ें, तो ये आपका, इसीलिए को कैपिटलिज्म को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो मार्केट डिसाइड कर रही है। दूसरा है सोशलिज्म। फिर सोशलिज्म में चलते हैं, देखो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। सोशलिज्म में तीनों चीज़ का आंसर ढूंढते हैं। पहला आंसर क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन बताएगा? आपका गवर्नमेंट बताएगी, स्टेट बताएगा कि क्या प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन बताएगा? ये भी स्टेट बताएगी कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होगा, पब्लिक सेक्टर के थ्रू होगा। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू सारा होता है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद फिर है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, जो हमने प्रोड्यूस कर लिया उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये कौन बताएगा? ये भी बताएगा आपका कौन? गवर्नमेंट बताएगी, स्टेट बताएगा। इसीलिए सोशलिज्म को स्टेट इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है, आपका स्टेट डिसाइड करता है। सो गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी। सोसाइटी, अब देखो क्या है ना कि वहां पे प्राइवेट सेक्टर डिसाइड कर रहा था, कौन? कैपिटलिज्म में। और प्राइवेट सेक्टर को मैंने बार बार आपको बोला है थ्रू आउट द चैप्टर्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको 9-10 से लेकर के अब तक, उसमें कि प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव होता है, जिस पे वो ड्राइव करता है, वो है क्या? प्रॉफिट। इसका मेन मोटिव आपका क्या होगा? प्रॉफिट आपका क्रिएट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या इसको ये फर्क पड़ेगा कि लोगों का वेलफेयर किस में है? नहीं, उसको ये फर्क पड़ेगा कि कंपनी का वेलफेयर किस में है, कंपनी का प्रॉफिट किस में है। तो ये यहाँ पे। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक सिस्टम को लीड कर रही है तो उसका फोकस कहाँ होगा? उसका फोकस होगा लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी, वेल बीइंग ऑफ द पीपल, इस पे फोकस होगा। इसीलिए क्या प्रोड्यूस करना है वो देखेगी सोसाइटी में कि क्या गुड्स चाहिए लोगों को। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन भी इस चीज को होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड रादर देन व्हाट दे कैन अफोर्ड। यानी कि सबसे पहले प्रोड्यूस करने से पहले क्या प्रोड्यूस करना है तो गवर्नमेंट देखेगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्या लोगों को फूड चाहिए तो फूड प्रोड्यूस करेगी, क्या लोगों को कपड़े चाहिए तो कपड़े गारमेंट प्रोड्यूस करेगी, क्या लोगों को और कोई आपको हाउसेस चाहिए तो हाउसेस जो है वो बिल्ड करेगी। ये चीज़ देखेगी गवर्नमेंट पहले। उसके बाद क्या है कि जब वो प्रोड्यूस हो जाएगी और वो प्रोडक्शन भी है ज़्यादातर वो अपनी कंपनीज के थ्रू करेगी, स्टेट कंपनीज के थ्रू करेगी, जो पब्लिक कंपनीज होगी उसके थ्रू। और जब ये प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन के समय गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो अफोर्ड कर सकता है उसको देगी, जैसे कैपिटलिज्म में हो रहा है? नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ दियर परचेजिंग पावर, कितना वो पे उनके पास मनी है कि नहीं है, सबको मिलेगा।
ठीक है, इसमें ये देखा नहीं जाएगा कि वे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या उनको ज़रूरत है उस बेसिस पे दिखा जाएगा, ना कि क्या वो अफोर्ड करते हैं उस बेसिस पे। जैसे इंडिया में कोई गवर्नमेंट चीज़ आती है, मान लो कि अगर कोई हाउसिंग बेनिफिट्स मिलना है किसी को, तो ऐसा थोड़ा देखा जाता है जो पुअर है उसको भी मिलता है, उसमें पुअर को ही मिलता है बेसिकली। तो सोशलिज्म की बात करें, सोशलिज्म में हमें ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो मिलता है वो गवर्नमेंट के फॉर्म में मिलता है कि कौन प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट कैसे प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। तो ये हो गया सोशलिज्म या फिर स्टेट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि ये दोनों चीज होगी कि देखो पहले चलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी डिसाइड करेगा। हाउ टू प्रोड्यूस कौन करेगा प्रोड्यूस, तो ये प्राइवेट सेक्टर भी कुछ करेगी प्रोडक्शन, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट भी करेगा, कुछ स्टेट इकोनॉमी मतलब कि जो पब्लिक कंपनी होगी वो भी करेगा। जैसे इंडिया में आपका देखते हो ना कि आपका पब्लिक कंपनीज भी है, रेलवे जो है वो आपका बिल्कुल सरकारी है, उसके बाद आप कुछ कंपनीज देखते हो, एनटीपीसी वो सरकारी है, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, टिस्को उसको सब सरकारी है, सेल भेल, लेकिन कुछ सामने रिलायंस भी है, ये भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, अडानी की कंपनी है, तो दोनों कर रही है। उसके बाद हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, तो ये भी क्या होगा कि दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, कुछ जो जैसे जो प्राइवेट सेक्टर ने प्रोड्यूस किया वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पे उनको बेनिफिट है, जो उनका प्राइस मॉडल है उसके हिसाब से, जो जैसे मान लो कि प्राइवेट सेक्टर ने प्रोड्यूस किया 500 किसी चीज़ का प्राइस रखा, जो पे कर रहे हैं उसको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। वही जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे अब जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो उस पर प्राइवेट सेक्टर क्यों ध्यान दे, वेलफेयर पे क्यों ध्यान दे, वो अपने प्रॉफिट पे ध्यान देगा। तो जिस चीज़ को प्राइवेट सेक्टर इग्नोर कर देगा उस पर कौन ध्यान देगा, उस पर गवर्नमेंट ध्यान देगी। तो दोनों फायदा हो गया, प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगी और आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा, साथ साथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों। सो द मार्केट प्रोवाइड्स बट कैन प्रोड्यूस विल, यानी कि जो अच्छा प्रोड्यूस किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा वो प्राइवेट सेक्टर यानी कि मार्केट प्रोड्यूस करेगा। एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज दैट द मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाएंगे प्रोवाइड करने में, जैसे रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बाकी सारी जो चीज़ें हो गई वो आपका गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये गवर्नमेंट संभाल लेगी। बाकी जो बाकी चीज़ें हैं, आपको सिम मिल रहा है, टेलीफोन मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, प्राइवेट कंपनीज का मिल जाएगा। सो ये मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ, और बाकी जो दो सिस्टम और तीनों इकोनॉमिक सिस्टम को हमने यहाँ पे कवर किया। तो जो ये 5 ईयर प्लान बना, तो इसके गोल्स क्या क्या थे। देखो, इंडिया ने जो अपनी प्लानिंग जो फॉलो की वो 5 ईयर साइकिल में जो इसको फॉलो किया कि हम हर 5 ईयर के बाद इसको असेस करेंगे कि हमने जो गोल रखा था उसको वो गोल कितना अचीव हुआ, कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं अचीव हुआ, उसके रीजंस क्या क्या थे। फिर इसको इंप्रूव कर करके हम लोग जो अगला 5 ईयर प्लान लाएंगे उसमें इन चीज़ों को, इन शॉर्टकमिंग्स को जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 5 ईयर प्लान की साइकिल थी ये कहाँ से बोरो किया गया, ये सोवियत मॉडल से ही बोरो किया गया। और उसके बाद ये, हालांकि ये 5 ईयर प्लान आपका 2017 के अराउंड जो है वो ख़त्म कर दिया गया, इंडिया ने इसको अबेंडन कर दिया। टोटल 12 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ चला। उसके अलावा इंडिया ने क्या किया कि पर्सपेक्टिव प्लान भी अपने इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल में इसको भी इम्बेड किया, इसको भी इंक्लूड किया 5 ईयर प्लान के अलावा। पर्सपेक्टिव प्लान बेसिकली क्या था, ये कि लॉन्ग टर्म को देखता था। 5 ईयर प्लान आपको 5 ईयर के लिए देख रहा था, ये आपका 15 to 20 ईयर को आपका टारगेट करता था कि एक तो शॉर्ट टर्म में टारगेट कर लिया, एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म में टारगेट हो गया। ओके, जैसे ये 20 ईयर हेड देखता था ये जो पर्सपेक्टिव प्लान था, कहीं कहीं 15 ईयर भी आपको देखने को मिलेगा, बुक की मैं बात कर रहा हूँ, इसी बुक की। तो क्या क्या प्राइमरी गोल्स थे इस 5 ईयर प्लान के, तो टोटल 4 जो गोल्स है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट गोल इसका था टू अचीव द हाई ग्रोथ रेट, ग्रोथ को अचीव करना पहला था कि हम 6-7%, 8%, 10% जितना भी हो सके उस ग्रोथ रेट को जो है जीडीपी का वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड वॉज मॉडर्नाइजेशन, कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन को अचीव करेंगे, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन साथ में साथ जो और भी सोशल मॉडर्नाइजेशन वो भी देखेंगे, मतलब कि टेक्नोलॉजी हमारी मॉडर्न आए, बाकी और सारी चीज़ें जो है वो मॉडर्न बने, पूरी सोसाइटी ओवरऑल। थर्ड जो था सेल्फ रिलायंस, कि हम इंपोर्ट दूसरे देशों से ना कर करके फॉरेन गुड्स को खुद जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करें और सेल्फ रिलायंट बने, चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे हम लोग, बाकी चीज़ें हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फोर्थ है कि इक्विटी, ये जो ग्रोथ आए, ये जो मॉडर्नाइजेशन आए, बाकी जो रिलायंस वगैरह ये सेल्फ रिलायंस आए, इससे जो बेनिफिट्स मिले वो सबको, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सारे सोसाइटी के सेगमेंट को, हर सिटीजन को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, उस चीज़ को अचीव करने का जो है वो कोशिश करेंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट, 4 प्राइमरी की गोल्स बेसिकली आप बोल सकते हैं थे किसके, 5 ईयर प्लान्स के। एक एक करके इसको देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। सबसे पहले ग्रोथ के देखो,
तो इंक्रीजिंग कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज मेजर बाई स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे कि कंट्री का जो ओवरऑल कैपेसिटी है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, उस पे उसको इंक्रीज करने की बात की गई, उसको इंक्रीज करने पर फोकस किया गया। और इसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग? इसको मेजर करते हैं जीडीपी के डेटा से, कि जीडीपी हम लोग देख लेंगे कि कितना ग्रो किया है। अगर 5% पे ग्रो किया है तो एक सर्टेन हो गया, अगर 10% पे ग्रो किया है तो और बेटर ग्रोथ हुआ। तो जीडीपी के हिसाब से, डेटा के हिसाब से मेजर करते हैं। एनालॉजी के हिसाब से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि सपोज करो जैसे कि कैसे जीडीपी ग्रो होगा तो लोगों को फायदा होगा। मान लो कि जीडीपी केक है एक, और इस केक को खाने वाले यहाँ के मतलब कि जो पॉपुलेशन इंडिया की वो लोग हैं जो जिसको ये केक मिलेगा। तो अब सोचो कि जितना ज़्यादा बड़ा केक होगा, अगर ये छोटा केक है और खाने वाले 10 लोग हैं तो ये थोड़ा कम कम मिलेगा। अगर मान लो कि इसका साइज बढ़ता है, यानी कि जीडीपी का साइज बढ़ता है, इस केक का साइज बढ़ता है, तो इन लोगों को, इन 10 पीपल को अब ज़्यादा जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ केक जो है वो खाने को मिलेगा। सो जैसे ही जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज करेगी, द साइज ऑफ केक will increase, so more people can enjoy it more। इस तरह की चीज़ तो ग्रोथ की बात हो गई। सेकेंड जो है वो मॉडर्नाइजेशन की बात हो गई कि नई नई टेक्नोलॉजीज आए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। साथ में जैसे HYV सीड जो है इंट्रोड्यूस हुआ, उसके थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो किसके कारण आया? ये नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करने के कारण। हालांकि वो टेक्नोलॉजी बाहर बनी थी, बट हमने इसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, अपनाया इसको। साथ में साथ आप टेक्नोलॉजी के लेवल पे मॉडर्न तो होंगे, सोशल आउटलुक में भी आपको मॉडर्नाइजेशन हासिल करना है कि आपके जो थॉट्स हैं, सोसाइटी के जो थॉट्स हैं, उसमें भी मॉडर्नाइजेशन आए, उसमें भी इवॉल्व हो। जैसे कि वुमेन को काम करने के लिए नहीं दिया जाता था, वुमेन की जो राइट थी वो आपका मेन के मुकाबले काफ़ी कम थी। तो कोशिश की गई इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए दैट वुमेन शुड हैव सेम राइट्स एज मैन। तो टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ सोशल मॉडर्नाइजेशन की बात भी यहाँ पे की गई, मतलब वो गोल रखा गया। थर्ड गोल क्या था आपका? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब कि अवॉइडिंग इंपोर्ट फ्रॉम गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली टू रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन फॉरेन नेशन एंड प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी। यानी जिस चीज़ को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसको डोमेस्टिकली जो है वो प्रोड्यूस कर लिया जाए, कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाए, ताकि जो फॉरेन कंट्रीज पे हमारा जो डिपेंडेंस है वो जो है वो रिड्यूस हो गए। सो थर्ड गोल वॉज रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी। एंड फोर्थ वाज इक्विटी, यानी कि इंश्योरिंग दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच टू द पुअर सो दैट एवरी इंडियन कैन मीट बेसिक नीड्स लाइक फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर। यानी कि जो ग्रोथ हुआ, ये जो केक जो है वो बड़ा हुआ, मान लो कि 10 लोग खाने के लिए थे, अगर ये केक बड़ा हो गया तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी को इतना पोर्शन मिल जाए, 50% ज़्यादा पोर्शन मिल जाए और बाकी 9 पीपल को बाकी पोर्शन मिले। नहीं, ये इक्विटेबल हुआ नहीं हुआ। ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की तरफ लीड कर जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में जो है कंसंट्रेशन है। हालांकि वो देखेंगे है भी वो सिनेरियो। तो गोल जो था 4 था, ये 4 था आपका इक्विटी है। तो टोटल आपके 4 कौन कौन थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। चलो आगे बढ़ते हैं। महालनोबिस की बात की गई। PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस की चर्चा है यहाँ पे। ये इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ये एक स्टैटिस्टिशियन थे और इन्होंने एस्टेब्लिश किया, काफ़ी बड़े स्टैटिस्टिशियन थे ये, और कोलकाता में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में हम लोग ISI बोलते हैं। तो इनको कंसीडर किया जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बिकॉज सेकेंड 5 ईयर प्लान को इन्होंने जो है इनके ही आइडिया पे जो है वो बेस्ड था, इनका ही ब्रेन चाइल्ड था वो। तो काफ़ी रिनाउंड आदमी थे। PC महालनोबिस याद रखना है, फुल नेम आपका प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और ये इंस्टीट्यूट याद रखेंगे आप कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था। कहाँ? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को अब देखते हैं। ओवरऑल तो हमने समझ लिया उस चीज़ को। टू ब्रेक द स्टैग्नेशन ऑफ कॉलोनियल एरा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरा जो अंग्रेजों को गाली दी कि इन्होंने ये किया एग्रीकल्चर में, मतलब बहुत सारी जो नीतियाँ लाई, पॉलिसीज़ लाए, उसके कारण से एग्रीकल्चर का बंटाधार कर दिया इन्होंने। तो अब आपके हाथ में है। तो अब जो ये स्टैग्नेशन आ गया था, जो किसके कारण आया था? जो कॉलोनियल रूल के कारण आया था,
उसको ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, कुछ रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किए, जैसे आपका लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन। तो लैंड रिफॉर्म को सबसे पहले समझो कि क्या था। उसमें फर्स्ट चैप्टर में इटसेल्फ में हमने देखा था कि लैंड की हालत या फिर एग्रीकल्चर की हालत इतनी बुरी क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे आपका कि पहले आपका गवर्नमेंट हुआ करता था। गवर्नमेंट कौन था? आपका ब्रिटिशर्स थे। उसके बाद उसके नीचे कौन था? आपका जमींदार। और जमींदार के नीचे आपका अल्टीमेटली आते थे कौन? नीचे कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इस खेत पे काम करता था, लेकिन क्या था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अल्टीमेट कंट्रोल जमींदार के हाथ में होता था। तो जमींदार इसको क्रश करता था, और चूंकि जमींदार खुद जाकर के उस पर कल्टीवेशन नहीं कर रहा है, तो एग्रीकल्चर कैसी जा रही है कैसे नहीं जा रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको ना, क्योंकि इसको तो अल्टीमेटली लगान चुकाना था, चाहे प्रोड्यूस करके उगाए चाहे वो कर्ज लेके उगाए। तो इसका कोई मतलब नहीं था कि एग्रीकल्चर बेटर हो या ना हो। गवर्नमेंट को भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि दोनों को तो लगान मिल रहा था। अल्टीमेटली मार कौन खा रहा था? कल्टीवेटर्स खा रहे थे, आपके फार्मर खा रहे थे। तो ये जो बीच के लोग आ गए थे, जमींदार जैसे लोग, कि जो एक्चुअल टीलर है, एक्चुअल जो फार्मर है वो कोई और है, लेकिन एक्चुअल जो ऑनरशिप, जमीन की जो ऑनरशिप है वो जमींदार के पास है। तो इसके कारण से जो प्रॉपर ये जो प्रॉब्लम थी पहले एग्रीकल्चर में, इसको अबोलिश करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स को जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। सो दिस यहाँ पे सबसे पहला जो काम किया गया कि ये जो जमींदार थे, ये जो इंटरमीडिएट बीच वाले जो लोग थे, इंटरमीडियरीज जो थे, उसको जो है वो अबोलिश किया गया सबसे पहले। यानी कि स्टेप्स वर टेकिंग टू अबोलिश जमींदार एंड मेक द टीलर्स द ऑनर ऑफ लैंड, गिविंग देम एन इंसेंटिव टू इन्वेस्ट द सॉइल। यानी कि अब जो एक्चुअल टीलर है, जो मतलब कि जो फार्मर है, उसको ही एक्चुअल ऑनर बनाया जाए, किसका? लैंड का, ताकि उसको इंसेंटिव मिल सके, ताकि उसको एक प्रोत्साहन मिल सके, बूस्ट मिल सके कि वो अब अगर इन्वेस्ट करेगा, अगर वो सॉइल से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, अच्छा प्रोड्यूस करेगा, तो उसका प्रोड्यूस कोई और लेके, जमींदार जैसे लोग लेके नहीं भागेंगे। इससे क्या होगा कि वो और ज़्यादा जो है वो अच्छा एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, और ओवरऑल जो है वो एग्रीकल्चर पूरे इंडिया का इम्प्रूव होगा, और जो आपका जो फूड प्रोडक्शन है उसमें हम सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो हासिल कर पाएंगे। सो दिस ब्राउट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख टेनेंट इनटू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में एक जो बीच का आदमी था उसको हटा दिया गया, जमींदारों को। लैंड सीलिंग यहाँ पे जो है वो फिक्स की गई, यानी कि एक अपर लिमिट फिक्स की गई कि इस लिमिट से, मान लो कि 200 एकड़ है, अगर गवर्नमेंट सपोज करो कि इसको फिक्स किया, तो इसके बाद अगर किसी के पास 400 एकड़ है तो 200 एकड़ माइनस कर दो, उसमें 200 एकड़ जो बचा इसकी इस लिमिट के बाद वो किसको चली जाएगी? गवर्नमेंट को चली जाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको जो लैंडलेस लोग हैं, जो एक्चुअल जो फार्मर हैं, उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि एक सीलिंग यहाँ पे, एक अपर लिमिट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दी गई कि अगर आपके पास इस लिमिट से ज़्यादा आपके पास लैंड है तो वो क्या होगा? वो आपसे लेकर के वो किसी और को, जो एक्चुअल फार्मर है, उसको दे दिया जाएगा। सो द पॉलिसी फिक्स द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड एंड इंडिविजुअल कुड ऑन टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन। मतलब कि जब ये चीज़ें होगी तो जिसके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेस है, जिसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ लैंड है, वो क्या होगा? रिड्यूस होगा, बाकी लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगी, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, रिडक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जो अल्टीमेट जो गांधीयन आइडिया था, गांधी का एक सपना था इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, वो यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट होता देखा। जस्ट आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में ही इसके प्रयास जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये जो लैंड रिफॉर्म हुआ, इसका सक्सेस जो है वो मिक्स देखने को मिला। कुछ स्टेट में सफल रहा, कुछ स्टेट में नहीं रहा। खासकर ये जो सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल रहा, आज जो आप जो कम्युनिस्ट स्टेट देखते हो, मेजरली ये अधिकांश समय तक कम्युनिस्टों के द्वारा रूल किया गया है, और कम्युनिस्टों का बहुत फेवरेट एजेंडा रहा है ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो केरला में, वेस्ट बंगाल में ये ज़्यादा जो है वो अच्छे से ये सक्सेसफुल हो पाया, ये जो लैंड रिफॉर्म था। और उसके बाद कुछ स्टेट में ये उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि केरला और ये वेस्ट बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी अच्छे से इस पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट किया, गवर्नमेंट के साथ ऐलान होकर के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके साथ। अगला है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो 2 मेजर रिफॉर्म लाए गए, एक लैंड रिफॉर्म हमने देख लिया, सेकंड वन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, स्पेशली व्हीट एंड राइसेस, ड्यू टू HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड। ग्रीन रेवोल्यूशन को हम थ्रू आउट इसको भी डिस्कस करते आ रहे हैं, 9th में 10th में इसको हमने डिस्कस किया है, अब यहाँ भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा अब डिटेल में हो गया, पहले शॉर्ट में क्या मतलब, पहले भी डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है इसको।
तो अगर आप लगातार देखते आ रहे होगे तो आपको इसका आइडिया होगा। सो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन किस सिनारियो को हमने बोला, जब इंडिया में HYV जो सीड है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड थी, कब 1960s में। उसके बाद अचानक से जो इंडिया का जो ग्रेन प्रोडक्शन था वो बूस्ट हुआ, इंक्रीज हुआ, खास करके जो वीट और राइस था उसमें। इस पूरे सिनारियो को जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है वो नाम दिया गया। सो ये मल्टीपल फेजेस में जो है इम्प्लीमेंट हुआ। जो फर्स्ट फेज था आपका वो कब था, वो आपका मिड 60s से लेकर के मिड 70s तक जो है वो 1960s, आपका मिड 1960s से मिड 1970s तक ये चला। और यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया तो कुछ सर्टेन स्टेट्स की तरफ ही, जैसे आपका पंजाब, उसमें इसमें हरियाणा भी इंक्लूड था, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यहाँ पे क्योंकि यहाँ के पास जो किसान थे, फार्मर्स, के पास लैंड का साइज काफ़ी अच्छा था, एक फार्मर के पास अच्छा खासा लैंड होता था, जबकि बाकी जो स्टेट थे, बिहार जैसे स्टेट थे, वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा था। जो जोत की साइज बोलते हैं, साइज ऑफ लैंड था, वो काफ़ी कम था। उसके कारण से वहाँ पे मुश्किल था इंप्लीमेंट करना। इसीलिए शुरुआत में इसको टेस्ट करने के लिए इस आइडिया को कुछ सर्टेन स्टेट को चुना गया और वहाँ पे किसानों को प्रमोट किया गया, इंसेंटिव दिए गए। और जब ये सक्सेसफुल रहा तो सेकंड फेज में बाकी स्टेट में इसको क्या किया गया, प्रोपगेट किया गया। जैसे आपका मिड 70s में, मिड 80s में जो है वो ये टेक्नोलॉजी जो है वो बाकी स्टेट की तरफ और बाकी क्रॉप्स की तरफ, ये वीट और राइस के अलावा भी कुछ और क्रॉप्स में भी इसको ट्राई किया गया। क्या फ़ायदा हुआ इससे? सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि नाउ फार्मर हैव मार्केटेड सरप्लस, अर्लियर दे हैड नॉट। क्योंकि पहले बच नहीं रहा था, उनके खुद के कंजप्शन में खत्म हो जाता था, अब उनके पास सरप्लस बचने लगा। यानी कि बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन फार्मर सोल्ड द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ दियर प्रोड्यूस इन द मार्केट, काउजिंग फूड प्राइसेस टू डिक्लाइन टू रिलेटिव to other items which benefited ultimately to the lower income groups। यानी कि जब ये सरप्लस हुआ किसानों के पास तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे मार्केट में। जब सेल करेंगे मार्केट में अच्छा खासा प्रोड्यूस आएगा तो पहले जो चूँकि सप्लाई कम होने के कारण जो फूड की प्राइसेस ज़्यादा थी वो डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको क्या होगा कि उनको चीप रेट पे एक तरह से जो है वो फूड ग्रेन्स मिल पाएगा। तो इसका जो है वो फ़ायदा हुआ। सब्सिडी डिबेट एक चलती रहती है कि सब्सिडी जो है वो फार्मर्स को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहा है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे उल्टा है, वहाँ पे कंट्रीज लड़ रही है कि हम अपने फार्मर को ज़्यादा सब्सिडी देंगे, तो दूसरे कंट्री वाले चलाने लगते हैं। जो आपका जो WTO में सब्सिडी का मसला है, एम्पर बॉक्स हो जाए, बाकी वो करेंगे, फॉरेन ट्रेड वगैरह जब देखेंगे WTO तो देखेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखो कि इंडिया में उल्टा है कि अब यहाँ पे फार्मर को सब्सिडी क्यों दे रहे हो, वो लोग चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे देखो देनी जरूरी है, क्योंकि अब जब टेक्नोलॉजीज़ वगैरह अडॉप्ट करनी है, नई टेक्नोलॉजीज़, वो अडॉप्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत रिस्की प्रोफेशन है। अब कभी रेनफॉल हो, कभी ना हो, ड्राउट कंडीशन आ जाए, तो जो पुअर फार्मर्स होते हैं दे कांट अफोर्ड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, दे कांट अफोर्ड टू अडॉप्ट द रिस्की टेक्नोलॉजीज। सो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज वो नेसेसरी है। गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो क्या करो कि आप 60 दे दो, 40 जो है हम दे देते हैं, या आप 40 दे दो, 60 जो है हम दे देते हैं। इन सारी चीज़ें ये सारी गवर्नमेंट चीज़ें सपोर्ट करने के लिए फार्मर को करती रहती है। बट जबकि क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते रहते हैं कि जो सब्सिडीज़ है वो लार्जली बेनिफिट करती है फर्टिलाइजर कंपनीज़ को, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को और रिच फार्मर को, जबकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको जो है वो ज़्यादा फायदा नहीं पहुंच पाता, विच लीड्स टू द वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे भी देती है गवर्नमेंट तो सब्सिडी। जैसे फ्री बिजली अगर आप एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हो, या फिर बहुत कम रेट पे दे देगी आपको पर यूनिट। इससे क्या है कि वो ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा जो है वो ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट होता है। बताया था ना आपको पिछले लेक्चर से उसमें कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ओवर यूज ऑफ आपका फर्टिलाइजर शुरू हुआ, ओवर यूज ऑफ आपका ग्राउंड वाटर शुरू हुआ, जिसके कारण सैलिनेशन की समस्या बढ़ी, सॉइल की, आपका जो वाटर पॉल्यूशन की समस्या बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सब्सिडी जो है वो क्रिटिक्स जो है आर्ग्यू कर रहे हैं। बट अब तो DBT जैसी चीज़ आ गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि अब सीधे वो है आपके फार्मर के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी होती है, यूरिया की सब्सिडी होती है। तो उसके कारण से ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, किसी जो कंपनियों को फ़ायदा हो रहा था। पहले वो बेच देते थे किसी और कंपनी में सब्सिडी लेकर के। खैर, अब देख रहे हैं कि ऑनरशिप और इंसेंटिव कुछ है। यहाँ पे सोवियत मॉडल की बात की गई, थोड़ा सा एग्जांपल है उसको समझ लेते हैं। जैसे सोवियत मॉडल में क्या था, हालांकि अब सोवियत यूनियन तो खत्म हो गया, ये डिसइंटीग्रेट हो गया आपका 90s के अराउंड, वो जो कोल्ड वॉर हुआ उसके बाद। तो यहाँ पे सोवियत जो जैसे कि ये सोशलिज्म को फॉलो करता है, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है, यानी किसान की अपनी ज़मीन नहीं होती।
ये ज़मीन जो होगी, लैंड होगा, वो होगा गवर्नमेंट का, सबकी प्रॉपर्टी होगी या फिर किसी का प्रॉपर्टी नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मतलब सबकी प्रॉपर्टी है वो। तो फार्मर की अपनी लैंड नहीं है, फार्मर बस उस पर काम करेंगे उस ज़मीन पे। तो जिसके कारण क्या है कि फार्मर के पास इनफ मोटिवेशन नहीं होता कि नफ़ा हो नुकसान हो, उससे ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं था। तो वही एक एग्जांपल दिया गया है कि जो सोवियत यूनियन है वहाँ पे फार्मर ऑफन पैक्ड रोटन फ्रूट्स विथ फ्रेश फ्रूट बिकॉज दे डिड नॉट ऑन द लैंड एंड हैड नो पर्सनल फाइनेंशियल स्टेक इन द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। यानी कि चूंकि खुद किसान की ज़मीन नहीं होती थी, उससे प्रोडक्शन हो या ना हो, उनकी इनकम फिक्स होती थी, प्रोड्यूस जैसा भी, इसके कारण से जो फ्रेश फूड था उसमें वो ख़राब जो फ्रूट थे, वो भी गिरे हुए जो फ्रूट थे, वो भी उसको पैक कर देते थे। तो ये दिखाया जा रहा है कि अगर किसानों के पास प्रॉपर मोटिवेशन नहीं होगा, उनकी अपनी चीज़ें नहीं होगी, उससे डायरेक्टली बेनिफिट उनका जुड़ा नहीं होगा, तो वे क्या करेंगे कि बिल्कुल उस चीज़ को इग्नोर करके चलेंगे, अल्टीमेटली इकोनॉमी को हार्म कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए इंडिया ने क्या किया कि लैंड टू टिलर पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की, यानी कि जो जोते उसकी ज़मीन वाली, जो हिंदी में आप सुनते हो, उस चीज़ को पॉलिसी लागू किया। इसीलिए लैंड रिफॉर्म जो है वो लागू किया गया। एंड दिस वाज डिजाइन टू अवॉइड दिस बाय गिविंग फार्मर अ डायरेक्ट प्रॉफिट मोटिव, कि आपकी लैंड है, आप अच्छा उगाओगे, यू विल गेट बेनिफिटेड, अगर आप नहीं उगाओगे देन यू विल गेट हार्म। इस तरह की चीज़ें जो है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर हमने देख लिया, इंडस्ट्री एंड ट्रेड को अब देखते हैं। सो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मोर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देन एग्रीकल्चर एंड प्रमोट ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। एग्रीकल्चर में क्या है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हम थ्रू आउट हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि मोर पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर देन डिजायर्ड। जितना लोग की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा ही लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास बाकी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, वो ज़्यादा ग्रो नहीं किया उस तरह से, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जिसके कारण एक प्राइमरी मोटिव ये है कि एग्रीकल्चर से निकाल करके लोगों को क्या करें कि बाकी सेक्टर की तरफ जो है वो शिफ्ट करें। तो इसकी जो है वो बात की गई है कि यहाँ पे स्टेबल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है कि वो सीजन पे डिपेंड है, कभी ड्रॉट आ गया, कभी रेनफॉल हुआ तो ठीक है, तो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं है, स्टेबल इनकम भी वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है इस इंडस्ट्री और ट्रेड में? तो कहा जा रहा है कि एट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैड टू टेक द लीड बिकॉज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट लैक द कैपिटल एंड मार्केट वॉज नॉट लार्ज इनफ टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय जो क्रूशियल क्वेश्चन ये था एग्रीकल्चर के बाद कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए वो कैसे किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को आने दिया जाए या प्राइवेट सेक्टर को हम बूस्ट करें, क्या करें, या गवर्नमेंट को इसमें आना चाहिए या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन थे उस वक्त। तो प्रॉब्लम क्या था कि उस समय इंडिया बस देखो जस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ ही था, और जो यहाँ पे जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ऐसा नहीं थे कि वो पहले भी एक्टिविट थे आपका बहुत ज़्यादा, कि अंग्रेजों के समय भी वो अपना ट्रेड वगैरह कर रहे थे, जिसके कारण उनके पास काफ़ी ज़्यादा आपका वेल्थ वगैरह था। नहीं, अंग्रेज उस समय सारा जो है अपना वो प्रॉफिट ले जाते थे। तो इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं था, ठीक है। इसके कारण से वे बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। अगर वो इस हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करते और गवर्नमेंट बिल्कुल छोड़ देती इनके हाथों में, तो कंट्री प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता। आपको एक जो कोर इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ जो हैवी इंडस्ट्री है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये डेवलप होना ज़रूरी है ताकि उसके बेस पे बाकी इंडस्ट्री डेवलप हो सके। तो जो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी उस तरह से नहीं इंकरेज किया जा सकता था आपका, ना तो इंडस्ट्री के पास पैसा था लोगों के पास, प्राइवेट लोगों के पास। इसके कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये काम अपना खुद के हाथ में लिया और गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना शुरू किया। उसी समय आपका टिस्को, भेल, सील, ये सारी जो कंपनियां थी आपका देखो कि वो एस्टेब्लिश हुई है बहुत सारी जगहों पे। तो गवर्नमेंट अपना खुद का पैसा लगाती थी और उसको डेवलप करती थी, और बाद में ये सब अब उसको धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में जो है वो सौंपा जा रहा है। तो इसको जो है वो इसके सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आती है 1956 में, जब सेकेंड 5 ईयर प्लान जो होगा उसका ये जो है बेसिस बनेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, शॉर्ट में इसको IPR 1956 भी बोलते हैं। सो दिस फॉर्म्ड अ बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान एंड कैटेगराइज इंडस्ट्री इनटू 3 ग्रुप्स। इसने इंडस्ट्री को 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया। पहला जो टाइप ऑफ इंडस्ट्री था, इसमें वो इंडस्ट्री रखी गई उस ग्रुप में जिसको सिर्फ और सिर्फ जिसमें गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व हो सकती थी, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही जा सकता था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को उसमें घुसने नहीं दिया जाता। तो पहले से कैटेगरी हो गई। दूसरे में क्या था कि उसमें
स्टेट वुड टेक लीड, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें अलाउ किया गया, लेकिन अभी भी कंट्रोल जो है उसमें किसके पास रहा, गवर्नमेंट के पास रहा। रूल रेगुलेशन बाकी सारी जो चीज़ थी उसको, हालांकि रूल रेगुलेशन तो ऑलवेज गवर्नमेंट बनाती है, बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट सेक्टर आ सकते थे लेकिन लिमिटेड मात्रा में, कंट्रोल जो था इसमें गवर्नमेंट का था। और थर्ड सेक्टर को वो रखा गया, उसमें ग्रुप ऑफ आपका एक्टिविटीज रखी गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसको प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरी तरह से ओपन रखा गया। तो ये जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी था 1956 का, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 ग्रुप्स में जो है वो आपको इंडस्ट्री को बांटा गया था। एक पहला जिसमें जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए हो, दूसरा दोनों के लिए हो, और तीसरा आपका जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, प्राइवेट सेक्टर के लिए उसको बिल्कुल खोल दिया गया है। इसके साथ लाइसेंसिंग सिस्टम भी लाया गया कि आप कोई भी इंडस्ट्री तभी सेटअप करेंगे जब उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलेगा, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड विदाउट a government license. This was used to promote regional equality by making it easier to get licensing for backward area. इसके साथ लाइसेंसिंग की तो बात की गई, साथ में इसको एक टूल के रूप में भी लाइसेंस को यूज किया गया। इसमें गवर्नमेंट ने देखो कहा कि अगर आप क्या करोगे कि जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे अगर अपनी फैक्ट्री लगाते हो, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हो, तो आपको बहुत ईजिली हम लाइसेंस दे देंगे, फटाफट दे देंगे। यानी कि गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इस तरह से बूस्ट हो पाए इंडस्ट्रीज जो है कि वो जा करके बैकवर्ड एरियाज में आपको फैक्ट्री लगाए, जबकि आप जो अर्बन एरिया में लगाना चाह रहे हो तो हो सकता है आपको मुश्किल हो लाइसेंस पाने में। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कोशिश की। हाउएवर इट वाज ऑफन मिसयूजेस बाय बिग इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट कंपटीशन। यहाँ पे आपका जो बड़े इंडस्ट्रीज थे उन्होंने कंपटीशन को कर्ब करने के लिए, या फिर ये जो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स थे उसके कारण से, उसके जो प्रैक्टिसेस थे उसके कारण यहाँ पे इसने आपका लाइसेंसिंग राज को क्रिएट किया, जो कि उस समय जो जेन्युइन लोग भी थे जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते थे थ्रू द इंडस्ट्री, थ्रू द बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री, उसको जो बड़े जो बिजनेसमैन थे उसने घुसने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके गवर्नमेंट के साथ अच्छे कनेक्शन थे। वे क्या करते थे, उनको लाइसेंस ऑब्टेन ही नहीं करने देते थे, तो लोग आएंगे कहाँ, जिसके कारण कॉम्पिटिशन जो है बिल्कुल खत्म हो गया। एक तरह से मोनोपॉली वाली या डुओपॉली वाली कंडीशंस जो है उस समय हुआ करती थी। कुछ कंपनियां, कुछ चुनिंदा कंपनियां थी जिसपे जो है वो आपके जो है ना कि वही लोग बैठे हुए थे जो जनरेशन से चलते आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI, इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं दूसरी स्लाइड पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो देखो 1955 में एक कमेटी बनी, उसका नाम था विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। इसको इसके चेयरमैन के कारण कर्वे कमेटी भी कहा जाता है, क्योंकि चेयरमैन इसके DK कर्वे थे, जो भी कर्वे साहब थे। इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ये जा करके देखो कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह से रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकती है, इसकी जो संभावनाएं हैं, इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको आप क्या करो, एक्सप्लोर करो। तो कर्वे कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया और उसने एम्फेसाइज किया यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट एज दे आर मोर लेबर इंटेंसिव। उसने बोला कि चूंकि ये मोर लेबर इंटेंसिव फील्ड है, तो इसमें है अगर ये रूरल सेक्टर में इसको आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, तो ये रूरल डेवलपमेंट को अल्टीमेटली जो है वो लीड करेगा, फ़ायदा करेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, देखो इसको डिफाइन किया जाता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कि कितना इन्वेस्टमेंट उसमें किया गया है, उसके बाद उसके एसेट में बेसिकली उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता रहा है टाइम टू टाइम। ये लिमिट जो है वो उसमें चेंज होता रहा है। जैसे 1950s में जब ये कॉन्सेप्ट आया तो इसमें उस समय अगर कोई 5 लाख रुपीज़ अगर कोई इन्वेस्ट करता था तो उसको स्मॉल 5 लाख रुपीज़ या फिर उससे कम, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़, इतना या उससे कम अगर कोई करता था तो उस इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो कंसिडर किया जाता था। आज के समय में अगर मैक्सिमम कोई 1 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करता है तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो कहा जाता है। हालांकि ये जब मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है कि उस समय चेंज हो जाए, तो NCERT का डेटा पे आपको कभी भी उसको रट करके नहीं जाना है, खास करके वैसे डेटा जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जो पुराने डेटा हैं उसको वो तो चलेगा, बट ये सारे डेटा पे आपको एक समझ विकसित कर लेनी है कि हाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितना कैपिटल चाहिए होगा। हालांकि इसमें ज़्यादा चेंज होगा तो कभी 2.5 हो सकता है, 5 करोड़ हो सकता है, इस तरह से चीज़ें चेंज होती रहेगी। तो ये आपका क्राइटेरिया था MSME को, सॉरी नॉट MSME, सिर्फ स्केल की बात कर रहा हूँ, वो तो माइक्रो स्मॉल दोनों हो जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन करने का इसको किया गया है हमेशा इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। ये हमने देखा कि 1950 राज के सिनारियो में क्या डिफरेंस है।
ऐसा मतलब कि माना गया कि जो स्मॉल स्केल जो कि इंडस्ट्री थी वो लेबर इंटेंसिव थी, इससे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि इट कैन नॉट कम्पीट विथ बिग इंडस्ट्रियल फर्म, ये बड़े इंडस्ट्रीज के साथ कम्पीट नहीं कर सकती थी। इसीलिए इसको चाहिए था क्या, प्रोटेक्शन, एक शील्ड चाहिए था जिससे ये लार्ज फर्म से जो है बची रहे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि इसके प्रोडक्शन को, मतलब कि द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाज रिजर्व फॉर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गिवन कंसेशन इन सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। यानी कुछ जो प्रोडक्ट्स थे वो बिल्कुल रिजर्व रखे गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। अब चूंकि रिजर्व हैं वो प्रोडक्ट्स, तो उसमें लार्ज कंपनी घुस ही नहीं सकती। जब लार्ज कंपनी घुस नहीं पाएगी तो कंपटीशन से ये बची रहेगी और ये प्रोटेक्ट होती रहेगी और ये ग्रो करती रहेगी धीरे धीरे। इसके साथ ही इनको और बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए गए, जैसे एक्साइज ड्यूटी इनके लिए लो रखा गया, बैंक लोन जब इनको मिलता था तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट जो था वो काफ़ी लोअर रखा गया। तो ये सारी सहूलतें, ये सारे जो आपको कंसेशंस है इसको प्रोवाइड किए गए ताकि ये अच्छे से डेवलप हो पाए। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। कहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो? रूरल एरियाज में। क्यों? ताकि रूरल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। उसके बाद ट्रेड पॉलिसी को देखते हैं कि इंडिया की ट्रेड पॉलिसी आपका 1950 से, क्योंकि 1950 और 90 के बीच का ही हम लोग वो टाइम देख रहे हैं, तो 90 के बीच, ये 50 से 90 के बीच का क्या उस समय ट्रेड की पॉलिसी रही इंडिया की। तो जो उस समय जो मेजर ट्रेड पॉलिसी इंडिया की रही उसको जाना जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के नाम से। क्या था ये? देखो, ये जो फर्स्ट 7 प्लान्स आपका रहा है, शुरुआत के जो 5 ईयर प्लान, 7 5 ईयर प्लान तक, उसमें खास करके 1990 तक इंडिया ने क्या फॉलो किया? इंडिया ने फॉलो किया, उसको कहा जाता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। ठीक है, खुद के भीतर देखने की ट्रेड स्ट्रेटजी, नो, और इसको ऑल्सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था कि इसने इंपोर्ट को क्या किया, आपको डिस्करेज किया, इंपोर्ट को रिप्लेस किया किस चीज़ से? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। किस लिए? ताकि इसकी जो लोकल इन्फेंट इंडस्ट्री है, यानी कि जो इंडस्ट्री अभी बिल्कुल इन्फेंट न्यू बॉर्न है, वो इंडस्ट्री जो है वो बची रहे किस चीज़ से? फॉरेन कंपटीशन से। यानी कि फॉरेन कंपटीशन से लोकल जो इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट कर, इंडिया को मालूम था कि अभी हम एक नई कंट्री है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं है। अगर हम मार्केट को बिल्कुल ओपन कर देंगे तो जो फॉरेन कंपनी आएगी उसके पास बेटर इक्विपमेंट होंगे, बेटर टेक्नोलॉजी होगी और चीप प्रोडक्ट होंगे, वो आकर के इंडिया में डंप करेंगे, जिसके कारण इंडिया की जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो एक बच्चे की तरह गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको प्रमोट किया। एक एनालॉजी भी ब्यूटीफुल आपको दूंगा लास्ट में कि कैसे जो है इसने वर्क किया। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इंपोर्ट को क्या किया कि बिल्कुल डिस्करेज किया और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक कंपनीज को क्या किया कि इनकरेज किया। कैसे इंपोर्ट को डिस्करेज किया गया, क्या मेथड्स से उसको डिस्करेज करने के, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के? वो 2 मेथड थे। पहला था थ्रू द टैरिफ एंड थ्रू द कोटा। टैरिफ का मतलब टैक्सेस, यानी कि जो अगर कोई बाहर की कंपनी भेज भी रही है अपना मटेरियल बहुत ज़्यादा, तो जैसे क्या है ना कि WTO वगैरह चीज़ें आ गई थी तब तक, ठीक है, वो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी अपना जो है वो सामान इंडिया में भेजती थी तो इंडिया का क्या करता था, उस पर बहुत सारा इंपोर्ट टैक्स लगा देता था। मान लो कि कोई 200 रुपये का प्रोडक्ट है या कोई शूज है, मान लो कि नाइकी का कोई शूज था, अगर नाइकी का शूज कोई भेज रहा था बाहर से, नाइकी कंपनी बना करके बाहर से, तो उस पर क्या था कि सपोज 1000 रुपये का शूज था तो इंडिया उस पर 300% 400% उस पर टैक्स लगा देता था, इंपोर्ट टैक्स। तो उसके कारण ये 1000 रुपये का शूज 4000 या 5000 का हो जाता था, जिसके कारण से क्या था कि जो लोकल शूज थे वो चीप पड़ते थे, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, तो लोग इसको खरीदते नहीं थे या कम खरीदते थे। इससे क्या था कि ज़्यादा जो एक्सपेंसिव था ये जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट वो बन जाते थे और लोग कम खरीदने के कारण ये जो इंडस्ट्री जो है वो आपका प्रोटेक्टेड रहती थी। उसके बाद कोटाज डिसाइड कर दिया गया था। कोटाज का मतलब क्या है कि एक लिमिट डिसाइड कर दिया गया किस चीज़ का, क्वांटिटी का, कि इतना ही, आप 100 kg से ज़्यादा नहीं भेजोगे, आप 1000 kg से ज़्यादा नहीं भेजोगे अगर आपको भेजना है, या फिर अगर नाइकी के आप शूज भेज रहे हो तो आप 1000 यूनिट पर ईयर से ज़्यादा नहीं भेजोगे। कोटा फिक्स कर दिया गया। अब चूंकि इस यूनिट इतने से ज़्यादा आ ही नहीं सकती, तो क्या था, इससे भी क्या हुआ कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा मतलब कि इंडिया का नहीं हुआ, जिससे एक फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपका एक तो बचा रहा, मतलब जो फॉरेन रिजर्व था वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट नहीं हुआ, और साथ में ये लोकल इंडस्ट्रीज जो थी इन 2 मेथड के थ्रू द टैरिफ और थ्रू कोटाज, इन 2 का यूज कर करके इंडिया ने सक्सेसफुली जो है ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करती रही। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि 1991 में जब वो क्राइसिस हो जाती है तो दिक्कत होती है। फिर
इम्पैक्ट क्या रहा है इस पॉलिसी का, ट्रेड पॉलिसी का? ये आप देखेंगे कि 1990 तक ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वाज वेल डाइवर्स, यानी कि काफ़ी वैरायटी ऑफ कंपनी जो है यहाँ पे ग्रो हो चुकी थी और ये अच्छा खासा डाइवर्सिफाई हो चुका था। इसका जो शेयर था जीडीपी में वो आपका 1950 में 13% था, ये लगभग डबल हो गया, आपका 24.6% हो गया। हाउएवर द लैक ऑफ कंपटीशन गेव इंडियन प्रोड्यूसर नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड। ये एक सबसे बड़ा जो है वो लैक रहा या सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा इस पॉलिसी का। यानी कि देखो अब क्या है कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट कर रही है कि आपको हम बचा कर रखेंगे। इससे क्या हुआ कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे, उनको कभी कम्पीट ही नहीं करना पड़ा बाहर के आपके कंपनीज से। अब बाहर की कंपनी से कंपटीशन नहीं होगा तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है कि अपनी क्वालिटी बढ़ाएं या ना बढ़ाएं? इनका प्रोडक्ट तो ऑलरेडी पहले से भी सेफ है, बिक ही रहा है, बिकेगा भी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसके कारण से कभी भी क्वालिटी जो है वो इन्हांस नहीं हो पाई इंडियन गुड्स की। वही देखेंगे हम लोग आगे आकर के कि यहाँ पे फिर कॉम्पीट करने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी जब मार्केट जब ओपन हो जाएगा, एलपीजी रिफॉर्म आएगा। तो यहाँ पे सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं जीडीपी का। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर जो 1950 में काफ़ी ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूट कर रहा था वो 1990 में घट गया, यहाँ पे सिर्फ 34.9% कंट्रीब्यूट करने लगा, जबकि जो इंडस्ट्री थी जो सिर्फ 13% आपका यहाँ पे हो रहा था कंट्रीब्यूशन आपका किस पे, जीडीपी में, वो बढ़ करके डबल होकर के कितना हो गया आपका 24% हो गया। और वहीं जो सर्विस सेक्टर था सिर्फ 28% था आपका 1950s का राउंड, वो आपका हो गया 40%, लगभग 1.5 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। तो कंक्लूड कर लेते हैं अब। तो उस समय यानी कि बात की गई है आपका वही 1950 से लेकर के 1990 के बीच में इंडियन इकोनॉमी कैसी रही, क्या हालत रहा, क्या क्या चीज़ें उसमें हुई, उसके बारे में इस चैप्टर में। तो इसमें अगर इस एक एनालॉजी के थ्रू इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो इस बीच में जो इंडियन इकोनॉमी थी ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज लाइक अ प्रोटेक्टेड स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको बेटर तरीके से समझाया जा सके। यानी कि एक स्टूडेंट था जिसको उसके पेरेंट्स ने काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा। यानी कि टू हेल्प द स्टूडेंट ग्रो द पेरेंट यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एवरीथिंग एंड ब्लॉक ऑल द आउटसाइड कंपटीशन, यानी कि लाइक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड लाइसेंसिंग के थ्रू जो है वो बाहरी कंपटीशन को इस स्टूडेंट को ग्रो करने के लिए, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके पेरेंट ने क्या किया कि बाहर के सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी, सारे कंपटीशन को ब्लॉक कर दिए। इससे क्या हुआ कि वाइल द स्टूडेंट्स लर्न मेनी न्यू सब्जेक्ट, जैसे इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, डेटा हमने देखा कि 13% से 24% हो गया, बट इट लैक द टेस्ट, इन द लैक ऑफ टेस्ट एंड कॉम्पिटिशन स्टूडेंट बिकम स्लो एंड एफिशिएंट। कभी भी इस स्टूडेंट का, चूंकि भले वो नया स्किल सीख ले, नई इंडस्ट्री डेवलप हुई, लेकिन उसका टेस्ट ही नहीं हो पाया, उसका कंपटीशन ही नहीं हो पाया थ्रू बाई मतलब कि अदर स्टूडेंट के साथ, यानी कि अदर कंपनीज के साथ। इसके कारण से ये हमेशा स्लो और इनएफिशिएंट बना रहेगा इंडियन इकोनॉमी। Eventually, the parent realize the student has to be allowed to enter into the real world to truly excel। यानी कि बाद में पेरेंट को यानी कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि अब जो है इकोनॉमी को जो है ओपन करना पड़ेगा, ये जो स्टूडेंट है उसको बाहर भेजना पड़ेगा और इसको कंपटीशन फेस करने देना पड़ेगा, ताकि ये खुद जो है वो फेस करके देखे कि किस तरह से वर्ल्ड वर्क करता है, ट्रू कंपटीशन क्या है, ताकि इसकी क्वालिटी जो है इंप्रूव हो सके, ये वर्ल्ड शॉक का जो है वो सामना कर सके। तो इस तरह का सिनारियो जो है वो इस बीच में रहा। सो बिटवीन 1950 और 1919 इंडियन इकोनॉमी मेड इंप्रेसिव प्रोग्रेस इन डाइवर्सिफाइंग इट्स इंडस्ट्रियल बेस एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। हाउएवर एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन और इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि गवर्नमेंट एफिशिएंसी का मतलब रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा था, रेट टिपिज्म काफ़ी ज़्यादा था, लाइसेंसिंग को राज जो है वो सर्विस हुआ, जिसके कारण जो परफॉर्मेंस था, कंपटीशन नहीं बढ़ पाया, परफॉर्मेंस जो इंडस्ट्री का रहा वो काफ़ी इनएफिशिएंट रहा। और लास्ट में 1991 में हमने फेस किया, इंडिया ने फेस किया एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया ने फेस किया। उसके बाद इट लेड टू अल्टीमेटली इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। और अल्टीमेटली इसने फॉरेन कंपनियों के लिए जो है इंडिया ने मार्केट खोल दी है, जिसको हम लोग फर्दर लेक्चर्स में जो है लोग कवर करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।